अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगेन मैं हूँ करीम ट्रैवल एडवाइज़र से। उम्मीद है सब ठीक होंगे। जैसा कि मेरा टर्की का ये चल रहा है सफ़र छोटा सा, तो सबसे मिल रहा हूँ, सबसे मीन्स के जैसे जैसे टाइम मिल रहा है, जैसे जैसे भाइयों को, अगले भाइयों को टाइम मिल रहा है, उस हिसाब से फिर मुलाकात भी चल रही है। तो माशाल्लाह आपका प्यार, दुआएं बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। करीम भाई हमसे मिले, हम बल्कि कल 2-3 बंदे थे जिनका मैसेज आया, वो भी नॉर्थ साइप्रस में थे, कहते करीम भाई इधर आ जाए, या हम 1-2 भाई कह रहे थे हम आने वाले हैं, तो अब हम जैसे ही आते हैं आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो चलें जी, वक्त हुआ तो लाजिम मिलूंगा, लाजिम इंशाल्लाह ताला। बाकी आप दुआ में प्लीज़ मुझे याद रखें। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन बांटने का सिलसिला चला, तो फिर जारी बात है सबसे मुलाकात करके मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी ज़ुबानी वो बातें बताऊँ जो बेसिकली उससे ज़्यादा जिससे फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ होता है। मेरा तो जुम्मा 2 दिन वाली बात भी नहीं है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जिस तरह वो भाई अपना एक्सपीरियंस जो पुराने हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, या कोई किसी भी हवाले से वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ फिर वो उसमें शेयर कर दूँ। तो अभी मेरे साथ हैं निज़ामुद्दीन भाई, ये है कराची से। कराची से मीन्स कि कराची की यानी बैकग्राउंड का कराची का है, लेकिन ये सऊदीया में रहे हैं तकरीबन 50 साल माशाल्लाह से। तो फिर उसके बाद ये टर्की आए हुए, तकरीबन ये 2013 से बता रहे थे कि टर्की आते जाते रहते थे कारोबार के सिलसिले में। तो फिर जब ये सऊदीया से मूव हुए तो इनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो ये सऊदीया से पाकिस्तान चले जाते, या फिर बेसिकली ये वहाँ से टर्की आ जाते, क्योंकि जहाँ पे इनका ये आता जाना लगा रहा था। तो इन्होंने टर्की को चूज़ किया, और क्यों किया और क्या इसमें फिर इनको मुश्किलात आई यहाँ पे रहने में, बिज़नेस में, जो भी इनके एक एक्सपीरियंस है वो ये अपनी ही ज़ुबानी शेयर करेंगे। तो मेरे साथ ये है निज़ाम भाई फ्रॉम टर्की। जी निज़ाम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी निज़ाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह हैं? का शुक्र है सरकार। अच्छा, कब से आप यहाँ पे हैं? मैं जैसे आप बताए बिस्मिल्लाह माशाल्लाह 2013 से आते जाते रहता था मैं यहाँ। ठीक है। और उसके बाद जब वहाँ थोड़ा हालात ख़राब हुए, जैसा कि सारी दुनिया जानती है, गल्फ़ के हालात ख़राब हो गए, जी जी। तो हमको शिफ्ट होना था। ठीक तो है। चॉइस ये लिए हम कि तुर्की में आ जाए। अच्छा। अभी फ़िलहाल इस्तांबुल में रहता हूँ मैं। 1 साल से मेरा हो गया है मेरा रेसिडेंस यहाँ। विद फैमिली रहता हूँ मैं यहाँ। ठीक है। और अच्छा, ये अच्छा मैं बात थोड़ी सी ये बताऊंगा कि ये कैसे मुझे मिले। ये असल में भी मुझे बता रहे थे कि ये काफ़ी अरसे से मेरे हमें चैनल फॉलो कर रहे थे, काफ़ी अरसे से। तो ये अब ये जो मुलाकातों का सिलसिला ऐसा होता है कि जो लोग मुझे जानते हैं कि हम करीम भाई कैसा काम करते हैं, वो तो लाजिम कोशिश करते हैं करीम भाई से मिल के और जो है सही बात बताई जाए। उसकी वजह ये होती है कि उनको पता है कि करीम भाई की जो वीडियोज़ हैं वो लोग जो देख रहे हैं वो इस चक्कर में देखते हैं कि यार सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसा कि वो एक भाई की वीडियो बनाई थी, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो उन्हें कहा कि यार ये इसमें से मैं कुछ रेक्टिफाई करना चाह रहा हूँ और सही वाली इन्फॉर्मेशन जो है, या जिस तरह और भी भाइयों का मैसेज आया उस वीडियो के बाद कि करीम भाई इसमें कुछ चीज़ें सही नहीं है, मतलब एक नहीं 4-5 भाइयों का आया। तो मैंने कहा फिर इसको सही करना चाहिए, क्योंकि मैं अगर चाहता हूँ कि वो चीज़ बताऊँ, या मीडिया में अगर कोई चीज़ पड़ी है, मेरे को क्लिप पड़ा है या वीडियो इन्फॉर्मेटिव पड़ी है, तो उससे फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। तो ये फिर जब इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मिलता हूँ, और क्योंकि इनका बिजनेस के हवाले से भी माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो ये फिर उसको मैंने कहा चले ये भी एक उसमें शेयर हो जाएगी बात। तो ये आप यहाँ पे किस चीज़ का बिजनेस वगैरह कर रहे हैं? फिलहाल जो पहले भी करता था मैं सऊदीया में रह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ हमारा सामान होता है जो यहाँ से हम सऊदी अरब बेचते हैं। अच्छा, ठीक है। और कुछ ऐसे है जैसा खजूर वगैरह आते हैं सऊदी अरब से, ठीक है। वो भी थोड़ा सा हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा। आप मालूम खजूर का तो सारी दुनिया जानती है, खजूर तो सऊदी अरब से बड़ा प्यारा आता है, खासतौर पे मदीना शरीफ के खजूर वगैरह बहुत पसंद करते हैं। तो अच्छा, थोड़ा बहुत उसमें कर रही हैं। अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, साल में तो इतना बड़ा कारोबार नहीं बढ़ता है। जी जी बिल्कुल। और भी स्कोप देख रहा हूँ मैं कुछ और मजीद कारोबार का, क्योंकि हमको यहीं रहना है। जी जी बिल्कुल सही। तो बिल्कुल फैमिली इधर है? जी फैमिली रह रही है और परमानेंट रहने का इरादा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो जी, अच्छी बात है। तो आप ये जो बताएं, जो उसमें पॉइंट्स थे कि टीआरसी का जो है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स आप समझते हैं ज़रूरी है, जब कोई मतलब विजिटर आता है यहाँ पे वो क्या करे? यहाँ तो कई किस्म के रेसिडेंस है। ठीक है। एक है जो अगर आप अपार्टमेंट किराए पे ले लिए तो आपको 3 माह से साल तक भी दे सकते हैं। ज़्यादातर साल के देते, कभी कभी बास केसेस में वो लोग खुद मना कर देते, साल का 6 महीने का भी देते हैं, ये देते हैं। ये आप ऑफिशियल रह सकते, जा सकते, आ सकते, ये रेसिडेंस के लिए। बाद में आप पाकिस्तान जाए, किसी भी टाइम वापस आए, कुछ भी कर सकते। पहले ये होता था कि आपको नहीं इजाज़त नहीं होती थी, अगर आप रेसिडेंस लिए तो साल तक आप छोड़ नहीं सकते। अच्छा, ऐसे भी था? हाँ, ऐसे भी था पहले प्रोग्राम में। लेकिन अब जो नया कानून आया है उसके अंदर ये है कि आप वंस ये हाथ में आ गया आप, ठीक है,
ये है वंस ये टीसी आ गया आपका ठीक है। टूरिज्म रेसिडेंस का, ठीक है। आप किसी भी टाइम जा सकते, किसी भी टाइम आ सकते हैं, लेकिन ये है कि वो खत्म होने एक्सपायरी से पहले आना, कितना 4 दिन 5 दिन पहले आना, ठीक है, और उसको रिन्यूअल कर देना, और जो उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो पूरे करके उनको अप्लाई कर देना, वो ऑटोमेटिकली रिन्यूअल होके। और यहाँ तो बहुत आसान सिस्टम है, ये पोस्ट बॉक्स से आ जाता है आपके अच्छा, घर पे, सीधा आपके लोकेशन पे आ जाता है, ठीक है, आपका दरवाजा खटखटा के आपको पहुंच जाता है आपका। ठीक है। अगर आप घर पे नहीं है, मिसाल के तौर पे मैंने तो अप्लाई किया, मैं पाकिस्तान चला गया, तो ये पीछे आ जाएगा मेरे पास? अगर 2 तरीके हैं इसके अंदर, या आप किसी को अथॉरिटी लेटर देते हैं, ठीक तो है, वो उन्हें रिसीव कर लेगा, या कि वो आप नहीं, अगर कोई नहीं रिसीव करे ना तो फिर वो 1 हफ्ता तकरीबन 2 हफ्ते पोस्ट बॉक्स ऑफ पोस्टल वालों के पास रहता है। उसके बाद में वो लोग अंतरा भेज देते हैं, वापस भेज देते हैं, तो वो कैंसिल हो जाता है। अच्छा, कैंसिल हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो कोई ना कोई रिसीव कर लेना जरूरी होता है, ठीक है, ठीक है। या आप रिसीव कर ले, या अपने घर पे या ऑफिस से रिसीव कर ले, या कोई आप जिसको अथॉरिटी बनाए हैं वो रिसीव कर लेगा आपका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक दूसरा है रेसिडेंस, वो कि अगर आप कुछ अपार्टमेंट यहाँ खरीद लिए, कोई भी छोटा मोटा घर, ठीक है, जैसे मैं करीम भाई को बताया $25,000 से लेके जहाँ तक जा सकते वहाँ तक है, जितना गुड़ डाले उतना मीठा, वो जितना ज्यादा आप एक्सपेंसिव लेना चाहे तो ले सकते हैं, वो लोकेशन के हिसाब से, फ्लोर्स के हिसाब से, बहुत सी चीजों के हिसाब से, जी ठीक है। अगर वो चीज आप ले लिए तो फिर आपको तो लाजिम देंगे, कानून लाजिम देंगे आपको 1 साल का रेसिडेंस, उसके बाद में सेकंड टाइम आपको 2 साल का बना के देंगे। अच्छा, यानी नेक्स्ट जो रिन्यूअल होगी वो आपकी 2 साल की होगी, 2 साल की होगी, बशर्ते कि आप अपना रेसिडेंस, अपना घर जो अपार्टमेंट है वो बेचे नहीं है, आप आपके नाम पे है, वही एड्रेस है, वही सब कुछ है, तो आपको नेक्स्ट 2 साल का बना के देंगे। इस तरीके से चलते रहता है, ठीक है। फिर एक दूसरा है, वो है बिजनेस का। अगर आप यहाँ कंपनी बनाएंगे अपनी, उसमें थोड़ा बहुत खर्चा जो है गवर्नमेंट के फीसेस वगैरह, ठीक है, दूसरे आते हैं, वो अगर बना लेंगे तो वो उसमें ये है कि आपको लाजिमी आपको परमिट मिलेगा, रेसिडेंस मिलेगा, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, क्योंकि वो ये एक होता है ब्लू कलर का, एक होता है ग्रीन, ये इस कलर का है, ये मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि ये रेड कलर में जो होता है इसकी बात कर रहे हैं, ये टीआरसी भाई का, ये है टूरिज्म का, ठीक है। उसके बाद में एक आता है ब्लू कलर का, उसका ये है कि आपका यहाँ बिजनेस है, आपकी कंपनी है रजिस्टर्ड वगैरह वगैरह, आपको उसके अंदर उसके भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और सालाना आपकी मंथली आपकी कोई पे है, ठीक, तकरीबन कोई 600-700 ले रहा होता है मंथली टैक्स नहीं है असल में करीम भाई, ये वही है ना जो आपको मेडिकल जो आपको मिल रहा है, ठीक है, ये आप उससे दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट पेंशन मिल रहा है वगैरह मिल रहा है, ठीक है, या उसके अगेंस्ट आपको 10 से चीजें मिल रही हैं, ठीक है। ये जो मंथली कटौती होती है यूके में, यूरोप में, कहीं भी आप जाते हैं, तो जब आपका मंथली डिडक्शन हो रही होती है, वो कल को आखिर में बेनिफिट्स के मिल रहे होते हैं, या आपको मेडिकल भी उसके अगेंस्ट मिल रहा होता है ना, तो वही चीज आपको मिलती है। अगर आपकी फैमिली है तो वही पे में आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके 1 बच्चा हो, 6 बच्चे हो, सारा उनके अंदर ठीक है, इंक्लूडेड है वो चीज, ठीक हो गया। और वो चीज में आपको इसके अंदर ये खासियत है कि आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है 3 से 5 साल के बाद में, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से आप टैक्सेस वगैरह सब कुछ सही है आपका, बिल्कुल, तो 3 से 5 साल के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। अच्छा, ये बड़ी निजाम भाई ने बहुत एक पता की बात बताई है कि जो लोग नेशनैलिटी के चक्कर में होते हैं कि भाई यूरोप की मिल जाए, कहीं की मिल जाए, तो टर्की की भी नेशनैलिटी काफी स्ट्रॉन्ग, मैं इनका पढ़ रहा था कि इनका जो पासपोर्ट है उसमें काफी सारी कंट्रीज आप जा सकते हैं, खासतौर पर साउथ अमेरिका में, यूरोप में भी कुछ कंट्रीज है मेरे ख्याल में शेंजन के एरियाज में आती है कि नहीं, यूरोप में तो एशियन यूरोप वाला उसमें, लेकिन मतलब काफी सारी कंट्रीज हैं, डेफिनेटली टर्की का पासपोर्ट है वो, मतलब उसमें कोई वैल्यू है उसकी आखिर, तो उसमें भी काफी सारी कंट्रीज हैं, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि वीजा फ्री कंट्रीज फॉर टर्किश सिटीजन, तो आपको नजर आ जाएगा कि कितनी कंट्रीज हैं, तो लैटिन अमेरिका है, कुछ और भी कंट्रीज हैं, तो डेफिनेटली पासपोर्ट की वैल्यू है ही है उसकी। अच्छा, और गल्फ में भी कई ऐसे कंट्रीज हैं जो उनके पासपोर्ट में आते हैं, जैसा कि दुबई है, कतर है, कुवैत है, ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट इनके 75 या अबव कंट्रीज में आप जा सकते हैं तुर्किश पासपोर्ट पे, ठीक है, किसी के
ई वीजा है, किसी वीजा ऑन अराइवल है, बिल्कुल 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 मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं, लेकिन 75 से ज्यादा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बात निजाम भाई बिल्कुल सही कि दे देते हैं पासपोर्ट, ये झंझट नहीं करते, यूरोप वाले प्रॉब्लम करते हैं या लंबा काम। नहीं, यहाँ रूटीन जो से बोलते हैं ना, एक पूरा एक सिस्टम है। ठीक है, यहाँ इसके अंदर ना जालीपन कर सकते हैं, ना कुछ फेक काम होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे सही हैं तो आपको मिलना ही ऑटोमेटिकली आपको मिलना है। ये सिर्फ टाइम जो उनका रेगुलर टाइम है उसके हिसाब से। ठीक है। और एक दूसरा है जो करीम भाई से भी मैं शेयर करा, जो अभी तकरीबन 1 साल से ऐलान करी गवर्नमेंट ने। अच्छा, ठीक है। ये है कि अगर आप $2.5 लाख की प्रॉपर्टी खरीद लें तो आपको 3 माह के अंदर ये आपको पासपोर्ट दे देते हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ शरायत हैं, जैसा कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे 3 साल तक आप बेच नहीं सकते उस प्रॉपर्टी। ठीक है, 3 साल तक वो प्रॉपर्टी आप बेच नहीं सकते। 2.5 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए कम से कम, और 3 माह में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। ऐसे ये बात मैं बिल्कुल सही है। और इसका पूरा ऑफिशियल प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट ने खुद ऐलान करी है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने और भी एक अच्छी चीज करी है, अभी चंद दिन पहले ऐलान किया है। पहले ये होता था कि रियल एस्टेट वाले वगैरह कोई गेम खेलते थे, जहाँ प्रॉपर्टी 2.5 लाख की नहीं होती वो शो करते हैं 2.5 लाख की है वगैरह वगैरह, और इस तरीके से फंसाते थे लोगों को। अब गवर्नमेंट ने एक अपनी कमेटी बिठाई है बाकायदा। अगर आप कोई इस प्रोसेस में जाना है, नेशनलिटी के प्रोसेस में जाना है, इसलिए आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बाकायदा एक कमेटी है जो वैल्यूएशन करती है आपकी प्रॉपर्टी की। ठीक है, आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कि वाकई इसकी 2.5 लाख है या नहीं है। बिल्कुल, अगर नहीं है तो फिर वही खुद आपको कह देते हैं कि भाई इसकी नहीं बनती है। ठीक है, अगर बनती है तो फिर आपको बता देते हैं बनती है। इसके अंदर सीधी वजह है, गवर्नमेंट का फायदा है, क्योंकि वो लोग टैक्स ले रही हैं आपका। ठीक है, इस प्रॉपर्टी पे वो लोग टैक्स ले रही है, तो उसकी वैल्यूएशन सही वैल्यूएशन पे सही टैक्स मिलेगा उनको। वो लोग भी अपना फायदा देख रही है और खरीदने वाले का भी उसका भी फायदा देख रहे हैं कि उसके साथ कोई चीटिंग ना हो जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये है कि आपको कल को अगर आपको ये प्रॉपर्टी बेचनी है, आपके पास बाकायदा डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट की तरफ से कि वाकई इस प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू है, तो ये फायदा होगा आपको कल को। आप जब बेच लेंगे तो आप उसी डॉक्यूमेंट से आप बेच सकते हैं। उस टाइम पे अगर वैल्यूएशन बढ़ गई है तो आप रीवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, मांग सकते हैं, उसके हिसाब से आप बेच सकते हैं। तो आपके पैसे बिल्कुल 101% सेव है। बिल्कुल, लेकिन 3 साल बाद आप बेच, लेकिन ये है 3 साल बाद। अच्छा, उसके लेकिन आपने एक और बात बताई, बड़ी अच्छी मैंने बताई कि इस बात में कि आपको जो ये जब आपको पासपोर्ट मिलता है, सिर्फ आपको नहीं मिलता, आपकी फैमिली को, बच्चों को जो 18 साल से कम है उनको भी मिल जाता है। जी, आपको और आपके वाइफ को और आपके बच्चे जो 18 साल से कम है उन सबको पासपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, जो 18 साल से बड़ा है उनके लिए थोड़ा सा मसला है, उनके लिए एक अलग फाइल होती है, अलग प्रॉपर्टी, अलग सब कुछ होती है, वरना आप सबको मिल जाता। फिर इसके बाद में यहाँ दुनिया में मशहूर है तुर्की का मेडिकल, दुनिया में मशहूर है बहुत चीज़ें तुर्की के। आपको यहाँ मेडिकल सबसे बेहतरीन मेडिकल जैसा यूरोप में मिलेगा, ठीक है, वैसी मिलेंगे। अभी जैसा कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है अंकारा या इस्तांबुल में शायद दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल लॉन्च करे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, सही। तो हर किस्म की इलाज होता है या वगैरह होता है। तुर्की का पासपोर्ट में दुनिया जहाँ के फायदे हैं। ओके, यूरोप के लिए लोग बहुत जाते हैं, लेकिन बात सिर्फ मैं करीम भाई को बोला था और आपको भी शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ हर जाविये में आपको एक अज़ान की आवाज़ मिलेगी। मुसलमान हैं यहाँ लोग, आपको सलाम करेंगे, आपसे मोहब्बत से मिलेंगे, आपसे ये मिलेंगे। ये चीज़ आपको यूरोप में नहीं मिलेगी। मैं खुद अपनी बाज़ात इसीलिए ये मुल्क सेलेक्ट करा हूँ क्योंकि यहाँ मुस्लिम कल्चर है। बिल्कुल हम मुसलमान मिलते हैं, लोग आपको सलाम खुद करते हैं, लोग आपको सलाम करते हैं। शायद करीम भाई हम खुद भी देखे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो फीलिंग होती है हम मुस्लिम, बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी हमारे आसपास में है सारे मुसलमान हैं, ये चीज़ बड़ी अच्छी है यहाँ। exactly. इसके अलावा भी यहाँ बिजनेसेस के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ एग्रीकल्चर में है, फ्रेंचाइज में है, दुनिया के कारोबार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है। तुर्की कई लेवल्स पे जैसा गारमेंट लेवल वगैरह वगैरह में बहुत आगे के नंबर लगी हुई। अब तो गारमेंट्स की भी अपना ही सारा काम कर रहे हैं। ये 1 बिलियन 2016 में दे आर क्रॉसिंग $1 बिलियन। $1 बिलियन ये गारमेंट्स की सिर्फ
सिर्फ गारमेंट्स में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह। 2016 की ऑफिशियल रिपोर्ट है, $1 बिलियन का मार्केट बाकायदा इनकी मार्केट है। माशाल्लाह। कोने कोने में हमारे बच्चे जो आते हैं पाकिस्तान से भी, कुछ उनसे भी मालूमात कर सकते होंगे आप लोग कि सारे यही फैक्ट्रियों में काम करते हैं, गारमेंट्स की फैक्ट्रियों में काम, क्योंकि यहाँ स्कोप बहुत बड़ा है। बस फैक्ट्रियां तो तकरीबन 24 घंटे काम करते हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है। दो शिफ्ट, यहाँ 12 घंटे की ड्यूटी होती है ना करीम भाई, तो उस हिसाब से 2 शिफ्ट होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो अच्छा, आप ये जैसे आपने बताया था कंपनी को जो फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो क्या खर्चा आ जाता है, कोई अंदाजा है आपको कोई, यानी? मुझे जितना याद है तकरीबन 1000 से 1200 ये कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए है। उसके बाद में कुछ उसके टैक्सेस वगैरह जो मंथली आते रहते हैं वो अलग पे करना पड़ता है। ठीक है। और जो सिस्टम है बनाने का, अगर आपकी इजाजत है तो पहले आना पड़ता है विजिट पे। ठीक है। फिर 2 काम इकट्ठा करना पड़ता है। एक होता है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई करना, ठीक है। और दूसरी चीज ये TRC जो टूरिज्म का है। ठीक है, टूरिज्म का हो गया। तो दोनों निकल जाएंगे आपको आगे पीछे। जैसा वो बन जाएगा ना, उसके बाद में आप जब कंपनी पूरे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उनसे अप्लाई करेंगे कि भाई मुझे अब ये टूरिज्म से हटा के मेरे को बिजनेस वाला रेसिडेंस या वीजा दे दें, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो दूसरा ये कि क्या उससे कहते हैं, जो अब यहाँ पे अक्सर सुनने में भी आया है, आप माशाल्लाह पुराने हैं, तो ये बेचारे जो लोग इलीगल आए हैं उनके लिए क्या आप कहते हैं कि यानी ये इलीगल आना चाहिए, या ये जो यहाँ से जाते हैं क्या यूरोप के लिए, वो कोई मैसेज आप देना चाह रहे हैं उनके लिए कि क्या उनको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करें तो किस तरीके से आए, लीगल तरीके से या क्या? क्योंकि मैं तो इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि कोई इलीगल आए, सीधी सी बात है। एज अ पाकिस्तानी, जैसा कुछ जिक्र भी हो रही थी आपसे, अगर आपने भी बल्कि बहुत अच्छी बात की कि देखें जी, जब कोई काम करके चला जाता है, चाहे वो किसी तरीके का भी है, और तो जैसे मैं कल भी रेहान लोगों से अपने बात कर रहा था, और आपसे भी जिससे भी मिलता हूँ हमेशा बात करता हूँ कि जब मैं कहीं जाता हूँ, तो जब मैं चला जाता हूँ उससे मिलने के बाद, तो वो ये नहीं याद रखता से करीम आया था या ख़ानदान कौन सा है, कौन से शहर का है, वो कहता था पाकिस्तानी आया था। तो पाकिस्तानी हमारी पहचान है। आपने भी, जैसा मुझे बहुत खुशी हुई, आपने भी यही बात की कि यार कहीं भी जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम पीछे छोड़ के जाते हैं आप। तो जो इलीगल आ रहे हैं, तो उनके लिए आप खुद ही एक पैगाम दे दें, मैं तो बता सकता। वैसे करीम भाई, आप ऐसी बात कुछ है जो हमारे दिल को लगती है, बहुत तकलीफ होती है। हमारा नाम बदनाम हो रहा है यहाँ। हमारे लिए एक खासियत है यहाँ तुर्की में, शायद चंद लोगों को मालूम है या चंद लोगों को नहीं मालूम है, तुर्कियों ने बेसिकली हमारी बहुत इज्जत करते हैं। हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट की बहुत रिस्पेक्ट है इनके दिलों में। कोई तारीखी ऐसा मसला है जो जंग वगैरह थी आज से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद या दौरान वगैरह, जिसमें पाकिस्तान इनकी सपोर्ट करा था, इस चीज़ को वो लोग अपनी हिस्ट्री बुक्स में, स्कूलों में पढ़ाते हैं कि पाकिस्तान हमारी सपोर्ट करा, इसलिए पाकिस्तान की बहुत इज्जत है यहाँ। लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे बच्चों ने, अल्लाह उनको हिदायत दे, यूरोप के चक्कर में डंकी लगा के यहाँ आते हैं और यहाँ नाम बदनाम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी तकरीबन 1-2 माह से पहले भी ये होता था कि अगर कोई पुलिस वाला, कोई पाकिस्तानी कोई पाकिस्तानी को अगर कोई पुलिस वाला पकड़ ले, सिर्फ उसको ये बताना है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो ये कह देता है कि पाकिस्तानी अरकदशम। इसका मतलब है पाकिस्तानी हमारा दोस्त, हमारा भाई है, और छोड़ देता था, पकड़ता नहीं था, जेल में नहीं डालता था, भाई इज्जत नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। लेकिन ये इतने ओवर हो गए हैं, यहाँ कहते हैं कि 50,000 से ज्यादा सिर्फ इस्तांबुल में लड़के हैं। जो मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्ट आती है इस तरीके से, ये सब इस चक्कर में कि यूरोप जाने। इससे तो बेहतर है बेटा, मैं 100 को करीम भाई 2013 से मैं यही कहता था कि बेटो अगर आप लोग ये चक्कर में है, तो इससे एक और अच्छी चीज़ मैं आपको आइडिया देता हूँ कि बेटा जितना वक्त आप यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ की तुर्की की जबान सीख लो आप, ठीक है। इसमें आपको एक बहुत बड़ा फायदा होता है। कहते थे क्या फायदा, मैं बोलता बता देता, इस्लामाबाद में मैं देखा हूँ, लाहौर में मैं देखा हूँ, रावलपिंडी में मैं देखा हूँ, तुर्की कंपनियां वहाँ काम करती हैं। अच्छा। और वो तुर्कियों को वैसी उर्दू नहीं आती है या अपनी जबान नहीं आती है, वो लोग सिर्फ अपनी जबान बोलते, ना इंग्लिश बोलते ना ये बोलते। बेटा यहाँ से सिर्फ जबान सीख के तुम वहाँ जाके एज अ ट्रांसलेटर उनके साथ काम कर सकते हैं। जो पैसा तुम बाहर कमा सकते हैं मुल्क के, वही कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कईयों को मैं ये एडवाइस दिया कि भाई आओ,
कम से कम जबान सीख लो। हमारे एक अल्लाह भला करे बहुत अच्छा लड़का है, वो उस्मान, अच्छा। एक ब्लॉगर है यहाँ का, करीम भाई, पाकिस्तान का। ठीक है। अभी वो जाना चाह रहा है, 3 साल से यहाँ रहता है, वही डंकी लगा के आए थे वगैरह जो भी हुआ था। अब इरादा है उसका कि ऑफिशियल आना, तो मुझे मेरे से मशवरा लिया। तो मैं बोला देख बेटा, तेरे पास 2-3 मसले हैं, तू जाना है, हाँ कोशिश करके तेरा नाम नहीं आए यहाँ की लिस्टों में, जैसे डंकी से आया वैसे ही चले जाए। दूसरी बात यह है कि अगर तेरे को ना आना है तो एक काम करके जा, यहाँ तुर्की प्रॉपर सीख ले तू, ठीक है, और ये चीज लेके, इसका सर्टिफिकेट लेके वहाँ चले जा, वहाँ तेरे को नौकरी खुद ब खुद मिल जाएगी। ठीक है। या कि तू वापिस आ, बाकायदा पेपर बना के डॉक्यूमेंट ऑफिशियल तरीके से आ, और इसके बाद में अपना कारोबार कर, अपना बिजनेस कर, अपना सब कुछ कर। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कर, जो भी करना है कैसा भी कर सकते हैं। यहाँ दुनिया का सामान आता है, दुनिया का सामान जाता है, जैसा कि हर मुल्क में होता है। बिल्कुल 10 चीजें हैं, 10 तरीके हैं। अब हलाल की कमाई, इज्जत की कमाई हो सकती है। ये डंकी लगा के आते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल यहाँ गुजारते हैं, ना अपने लोगों को देखते हैं, ना अपने किसी से मिल सकते हैं, ना किसी से, और डर खौफ से रह रहे, कभी पकड़े जाएंगे तो कभी ये हो जाएगा। और ये सिर्फ चक्कर है कि इस समंदर को पार करके यूरोप जाएंगे आप। इसी समंदर में हजारों लोग मर चुके हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी हो या दूसरे नेशनलिटीज के हो, दुनिया मरी है। यहाँ खतरनाक समंदर है, सर्दियों में बहुत हालात खराब हो जाते हैं। क्यों बेटा अपनी जिंदगी से खेलते हैं? बिल्कुल। मैं तो हैरान हूँ कि पेरेंट्स को भी फिक्र नहीं होती, माँ बाप भी कैसे उनको भेज देते हैं। मैं तो बहुत हैरान होता हूँ, यानी कैसे, मुझे तो नहीं लगता ये लोग अपने पेरेंट्स को बोल के आते हैं करीम भाई, वरना कोई बाप माँ तो ये नहीं मानेगा कि अपने बेटे को क्या बोलते हैं मौत के हवाले करते। बिल्कुल, बस कुछ बच्चे जिद लगा लेते हैं कि मैं जाना ही, बस जिद में आ जाते हैं, और यहाँ पहले ये कह देते हैं शायद तुर्की और आ रही है, फिर उसके बाद में आगे जाते हैं। और अल्लाह हिदायत दे बेटा, सही तरीके से चलो बेटा, इज्जत कमाओ, अपने मुल्क के लिए इज्जत दो, अपने लिए इज्जत दो। बिल्कुल। क्यों अपना वक्त जाया कर रही है और मुल्क की इज्जत को भी जाया कर रही है बेटा। ठीक है, तो ये तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन थी जो निज़ाम भाई देना चाह रहे थे। तो बिल्कुल उनका मैसेज बहुत पॉजिटिव है, और जैसा कि मुझे ये था कि इनसे उम्मीद थी, वही उन्होंने बात की कि कोई नेगेटिव काम ना करें आप, कोई गलत तरीके से मत आएँ, सीधे तरीके से आएँ। ये वीज़ा लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पे आएँ। और इन्होंने बहुत सी बात की कि यहाँ पे अगर आप लीगल तौर पे रहना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी जगह है जो आपको हेल्प भी करेगी, आपको ग्रो भी करवाएगी। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वही बात है, काम लीगल और सही तरीके से। तो अगर आप इलीगल आएंगे तो आपके लिए मुश्किल खुद ही पैदा होंगी। किसी के चक्कर में मत आएँ, किसी एजेंट के चक्कर में, किसी के चक्कर में नहीं आए कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सबस बाग सब दिखाते हैं। लेकिन आप वो काम करें जो सही है। तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए मशवरा ज़रूर करें, अपने दोस्तों भाइयों सबसे करें, और फिर कोई स्टेप उठाएं कहीं भी जाने से पहले, इन तरह कहीं भी जाने से पहले दुनिया में। ऐसे ही सही है करीम भाई जी। तो थैंक यू सो मच निज़ाम भाई, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और शेयर किया अपने व्यूज़ और अपना एक्सपीरियंस और ये सारा कुछ। तो सिर्फ एक बात आपकी इजाज़त है करीम भाई, तो मैं बता दूंगा। अब करीम भाई के पास मेरा नंबर तुर्की का है, मैं इस्तांबुल में रहता हूँ। बाकी अगर कोई किसी की कुछ भी किसी तरीके से कोई हेल्प चाहिए, कोई क्यूरी है किसी किस्म की, क्योंकि मेरा मसला है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल परमानेंट यहाँ ही रहता हूँ, मेरी फैमिली के साथ रहता हूँ इधर में। जो भी मैं आप हेल्प करना है मैं कर सकता हूँ। अल्लाह के दिया, करीम भाई ने शायद आपको शुरू में भी बताया, मैं सऊदी अरब में रहता था। मेरी अरबी ज़बान, मेरी मादरी ज़बान तकरीबन अरबी बन गई है एक तरीके से। इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, उर्दू भी बोल लेता हूँ, और तुर्की भी सीख रहा हूँ। ये सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है मुझे साथ देते हैं कि मैं किसी की भी हेल्प करूँ किसी भी तरीके से। अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी मजीद चाहिए, किसी को करीम भाई या कुछ ऐसा मसला है, तो मैं हाजिर हूँ। बाकायदा आपसे कॉन्टेक्ट कर ले, फिर आप बिल्कुल जी जरूर। जैसा कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पे टर्की में जो है ऑलरेडी, या किसी हेल्प चाहिए, लाजिम निज़ाम जैसे कहा कि बिल्कुल इनका कॉन्टैक्ट है मेरे पास, तो आप उससे रब्ता कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको उसका उनका नंबर भी दे दूंगा ताकि मज़ीद आपको रहनुमाई बेहतर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच अगेन गाइस। तो दैट वाज इट। थैंक यू सो मच निज़ाम भाई। तो दैट वाज इट। ये थी आज की जो अपडेट्स थी। तो बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्या अपडेट आती है। तब तक प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखें। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें, आमीन, अल्लाह हाफ़िज़।